गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर राजस्थान के पुरातात्विक या ऐतिहासिक स्त्रोतों को कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी 2 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम बिजोलिया अभिलेख से लेकर जगन्नाथ प्रशस्ति तक के अभिलेखों को कवर करेंगे। ठीक है, तो बिना समय को खराब किए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा आज का जो पहला अभिलेख है उसका नाम है बिजोलिया बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया कहां पड़ता है? तो भीलवाड़ा में। कब का है यह अभिलेख? कब का है तो इसकी डेट ध्यान रखनी है, 5 फरवरी 1170। कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ जैन मंदिर बिजोलिया, और बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। तो ये बिजोलिया भीलवाड़ा से हमें प्राप्त हुआ है। भाषा की बात की जाए तो इस बिजोलिया अभिलेख की भाषा है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। इसकी रचना, इसकी जो रचना है बिजोलिया अभिलेख की रचना, वो की गई है गुणभद्र प्लस केशव कायस्थ के द्वारा। गुणभद्र प्लस केशव कायस्थ के द्वारा इसकी रचना की गई है। और अगर बात की जाए संस्थापक, ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक है जैन श्रावक लोलाक। इसका जो संस्थापक है उसका नाम हो गया जैन श्रावक लोलाक। अब बात करते हैं कि भाई बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो देखो, बिजोलिया अभिलेख से एक तो हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया अभिलेख से हमें प्रशासनिक जानकारी मिलती है और बिजोलिया अभिलेख से हमें कुछ प्राचीन क्षेत्रों की भी जानकारी मिलती है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त जानकारी, तो नंबर फर्स्ट आप करोगे चौहानों की जानकारी। चौहानों की जानकारी हमें बिजोलिया अभिलेख से प्राप्त होती है। क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है चौहानों की? तो ध्यान रखना कि चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। चौहानों की उत्पत्ति वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से बताई गई है। और अगर बात की जाए तो चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान को बताया गया है। चौहान वंश संस्थापक किसे बताया गया है? वासुदेव चौहान को। इसमें लिखा गया है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में सांभर नामक स्थान पर, संपाद लक्ष्य नामक स्थान पर जो है एक राज्य स्थापित किया, चौहान वंश स्थापित किया। देखो, ये सांभर झील है। सांभर झील जो है, सांभर झील के चारों ओर बसने के कारण, सांभर झील के चौहों ओर बसने के कारण ये लोग क्या कहलाए? चौहान कहलाए थे। और देखो, अगर बात की जाए तो वासुदेव चौहान द्वारा सांभर झील के निर्माण का उल्लेख है कि वासुदेव चौहान द्वारा सांभर झील का निर्माण करवाया गया। और अगर बात की जाए तो वासुदेव चौहान द्वारा अहिच छत्रपुर यानी कि नागौर को राजधानी बनाए जाने का उल्लेख है। तो वासुदेव चौहान द्वारा अहिच छत्रपुर को राजधानी बनाने का उल्लेख है। तो ये तो जानकारी हुई चौहान वंश से रिलेटेड। इसके अलावा इस बिजोलिया अभिलेख से हमें कुछ प्रशासनिक जानकारी भी मिलती है। तो उसकी हम बात करते हैं कि बिजोलिया अभिलेख से हमें क्या क्या प्रशासनिक जानकारी मिलती है। तो सेकंड नंबर अगर हम बात करें तो बिजोलिया अभिलेख से हमें प्रशासनिक जानकारी, क्या क्या प्रशासनिक जानकारी मिलती है साहब? तो प्रशासनिक जानकारी में आपको ध्यान रखना है कि कुछ प्रशासनिक शब्द मिले हैं, जैसे प्रतिगण, ठीक है, महतम और प्रतिग्रही। प्रतिगण का मतलब हो गया गांवों का समूह,
प्रतिगण का मतलब हो गया गांव का समूह, मतलब खूब सारे गांवों को अगर मिला दिया जाए तो प्रतिगण बन जाता था। महतम का मतलब हो गया गांव का अधिकारी, गांव का मुखिया नहीं, गांव का अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों की बात हो रही है, तो गांव का अधिकारी। और प्रतिग्रही कौन होगा? तो गांवों के समूहों का अधिकारी होगा। एक गांव का अधिकारी तो महतम कहलाएगा और गांवों के समूह का अधिकारी प्रतिग्रही कहलाएगा। ठीक है, प्रतिग्रही कौन हो गया? प्रतिगण का अधिकारी हो गया। प्रतिगण मतलब गांवों का समूह, तो ये हो गया प्रतिगण का अधिकारी। और अगर देखो बात की जाए तो बिजोलिया अभिलेख से हमें कुछ प्राचीन क्षेत्रों का भी नाम ज्ञात होता है। इसमें कुछ प्राचीन क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। तो अगर हम बात करें कि बिजोलिया अभिलेख में कुछ प्राचीन क्षेत्रों का उल्लेख भी मिलता है, जैसे अगर बात की जाए तो मंडोर, मंडोर का जो नाम है वो मिलता है मंडलपुर। ठीक है, जालोर का नाम मिलता है जबालीपुर। ठीक है, मंडलपुर या मंडनपुर इसका नाम मिलता है हमें। और अगर बात की जाए जालोर के अलावा भीनमाल, भीनमाल का नाम हमें देखने को मिलता है श्रीमाल। ठीक है, नागदा, नागदा का नाम हमें देखने को मिलता है नड्डल। दिल्ली, दिल्ली का नाम हमें देखने को मिलता है दिल्ली का, दिल्ली का। और अगर बात की जाए तो अजमेर, अजमेर का जो नाम है हमें पृथ्वीपुर इसमें उल्लेख किया गया है, अजमेर का जो नाम है वो पृथ्वीपुर लिखा गया है। और अगर बात की जाए तो बिजोलिया, बिजोलिया का जो नाम है वो हमें देखने को मिलता है ऊपरमाल। ठीक है, विंध्यावली, विंध्यावली। और एक नाम हमें देखने को मिलता है उत्तमाद्री, उत्तमाद्री। और उत्तमाद्री जो है वो बिजोलिया के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, बिजोलिया के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? उत्तमाद्री कहलाता है। और एक दो जानकारी हमें यहां से प्राप्त होती है, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। जैसे यहां से हमें एक दोहली भूमि की जानकारी प्राप्त होती है कि दोहली भूमि कौन सी है, दोहली भूमि। तो दोहली भूमि कौन सी हो गई? दान में दी गई भूमि, दान में दी गई भूमि को क्या कहा गया है? दोहली भूमि कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा एक नदी का भी आपको यहां पर वर्णन मिलता है जिसका नाम है कुटिला नदी। और ये जो कुटिला नदी है ये मेवाड़ में प्रवाहित होती थी, मेवाड़ में प्रवाहित होती थी। ठीक है, तो ये सब जो जानकारियां हैं ये हो गई है बिजोलिया शिलालेख से रिलेटेड। नेक्स्ट जो हमारा शिलालेख है उसका नाम है जैन कीर्ति स्तंभ लेख। देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जैन कीर्ति स्तंभ लेख दोनों अलग अलग है दोनों चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट जो है वो आ जाता है जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ कब का है? तो ये है तीसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी का है, सॉरी 13वीं शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 13वीं शताब्दी का ये लेख है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो कहां मिला है? तो ये मिला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अब ये देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, यहां पर एक जैन कीर्ति स्तंभ है, जैन कीर्ति स्तंभ। यही जैन कीर्ति स्तंभ पे ही ये लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको जैन कीर्ति स्तंभ लेख कहा गया है। अब ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है और भगवान आदिनाथ को समर्पित है। जैन तीर्थंकर है भगवान आदिनाथ, तो भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। और अगर बात की जाए तो इसका निर्माण, इसका जो निर्माण है वो किया गया है जिजात शाह के द्वारा।
जीजाक शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। तो यही जो जैन कीर्ति स्तंभ है, इसी जैन कीर्ति स्तंभ के मतलब साइड में ये जो लेख है वो लिखा हुआ है। अब ये जो लेख है इससे हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो इस लेख से एक तो हमें जीजाक शाह के वंश की जानकारी मिलती है, जीजाक शाह के वंश की जानकारी। और अगर बात की जाए क्या जानकारी मिलती है, तो राणा हमीर द्वारा जैन मुनि धर्मचंद का सम्मान करने का उल्लेख है, सम्मान करने का उल्लेख है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रख लेना। तो ये हो गया हमारा जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ के बाद में अगर बात करें तो नेक्स्ट शिलालेख आता है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख, 1428 का है ये। तो नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। नेक्स्ट है श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। श्रृंगी ऋषि का शिलालेख कब का है, तो यह है 1428। कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कैलाशपुरी गांव उदयपुर। और ये जो कैलाशपुरी गांव है ना, ये श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि थी, इसीलिए इसका नाम श्रृंगी ऋषि शिलालेख पड़ा है। ठीक है। अगर बात की जाए भाषा, तो इसकी भाषा है संस्कृत। संस्थापक, इसकी स्थापना किसने करवाई, तो महाराणा मोक्कल के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई है। किसके द्वारा, महाराणा मोक्कल के द्वारा इसकी स्थापना कराई गई है। और अगर बात की जाए तो इसकी रचना किसके द्वारा की गई, तो योगेश्वर प्लस वाणी विलास, इनके द्वारा इसकी रचना की गई है। और अगर बात की जाए तो इस शिलालेख से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो इस शिलालेख से हमें राणा हमीर से लेकर राणा मोक्कल तक के शासनकाल की जानकारी मिलती है। राणा मोक्कल के द्वारा तुलादान करने का उल्लेख हमें यहां से प्राप्त होता है। ठीक है। तो यही सब हमें यहां से जानकारियां प्राप्त होती है। तो अब लिखते हैं हम यहां से प्राप्त जानकारी कि हमें यहां से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो नंबर फर्स्ट कर लेना, हमीर से लेकर महाराणा मोक्कल तक की जानकारी, महाराणा मोक्कल तक की जानकारी मिलती है। ठीक है। सेकंड नंबर आप ध्यान कर लेना कि महाराणा मोक्कल की एक रानी थी जिनका नाम था गोराम्बिका की मृत्यु हो जाती है, तो उनको मुक्ति दिलाने के लिए महाराणा मोक्कल के द्वारा तुलादान और कुंड निर्माण किया गया। इसका भी उल्लेख हमें इसी अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है। तो अपनी रानी गोराम्बिका को मुक्ति दिलाने हेतु, मर गई थी इसलिए मुक्ति दिलाने हेतु कुंड निर्माण प्लस तुलादान करने का उल्लेख मिलता है। और अगर बात की जाए तो एक उल्लेख यह भी मिलता है कि महाराणा मोक्कल ने 25 बार तुलादान किया। एक यहां पे लिख लो कि महाराणा मोक्कल द्वारा 25 बार तुलादान का उल्लेख मिलता है हमें कि महाराणा मोक्कल ने 25 बार तुलादान किया। यह भी उल्लेख हमें कहां से मिल रहा है, यह भी उल्लेख हमें श्रृंगी ऋषि शिलालेख से मिल रहा है। और अगर बात की जाए तो नंबर 4 आप ध्यान में रख लेना कि राणा लाखा द्वारा मेवाड़ में जजिया कर पर रोक लगाने का उल्लेख भी हमें इसी शिलालेख से मिल रहा है।
जजिया कर होता था हिंदुओं के द्वारा, जब भी कोई धार्मिक यात्रा की जाती थी तो उस पर कर दिया जाता था, तो इसी को ही जजिया कर या तीर्थ यात्रा मैसूर कहा जाता था। तो इस पर राणा लाखा के द्वारा रोक लगाने का उल्लेख भी हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है। और एक जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो भी आप लोग ध्यान रख लेना, कि भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी होती है। भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी, भीलों की सामाजिक स्थिति की जानकारी भी हमें यहीं से प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई श्रृंगी ऋषि शिलालेख से रिलेटेड। श्रृंगी ऋषि शिलालेख के बाद में नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है समिदेश्वर मंदिर शिलालेख। समिदेश्वर मंदिर जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, वहीं से ये शिलालेख प्राप्त हुआ है 1429 में, जस्ट एक साल बाद। तो नेक्स्ट जो शिलालेख है उसका नाम है समिदेश्वर मंदिर शिलालेख। नेक्स्ट शिलालेख का नाम है समिदेश्वर मंदिर शिलालेख। ठीक है, देखो ये जो समिदेश्वर मंदिर है ये मौजूद है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इस समिदेश्वर मंदिर का पहले नाम था त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका क्या नाम था? त्रिभुवन नारायण मंदिर। और इसका निर्माण जो है ये भोज राजा परमार के द्वारा किया था। ठीक है, भोज परमार के द्वारा किया गया था। कालांतर में मतलब कुछ सालों के बाद में ये मंदिर टूट गया, तो जब ये टूटा गया तो इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। इस मंदिर का जीर्णोद्धार जो है वो मोकल के द्वारा, महाराणा मोकल के द्वारा करवाया गया। और इस त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम चेंज करके महाराणा मोकल ने समिदेश्वर मंदिर कर दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का नाम बदलकर महाराणा मोकल ने क्या किया था? तो समिदेश्वर मंदिर किया था। तो इसी समिदेश्वर मंदिर में ही ये जो शिलालेख है पाया गया था। तो कब का है ये शिलालेख? तो ये शिलालेख है 1429 का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है। भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है संस्कृत। रचना, इसकी रचना किसने की है? तो एकनाथ ने। उत्कीर्ण कर्ता, उत्कीर्ण कर्ता, इसको खोद कर लिखने वाले व्यक्ति का नाम है विसल। विसल। ठीक है, जानकारी क्या मिलती है? तो इसमें राणा हमीर की तुलना, राणा हमीर की तुलना कामदेव, ब्रह्मा, शिव, अच्युत, अच्युत यानी भगवान विष्णु, अच्युतम केशवम भगवान विष्णु, तथा कर्ण, दानवीर कर्ण, कर्ण से की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में राणा हमीर की तुलना कामदेव, ब्रह्मा, शिव, अच्युत या जो कर्ण है उससे की गई है। तो ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे रणकपुर प्रशस्ति की। कहां से प्राप्त हुई है? तो 10 साल बाद 1439 कहां से प्राप्त हो रही है? पाली से प्राप्त हो रही है, रणकपुर जैन मंदिर से। तो अगली है रणकपुर प्रशस्ति। तो नेक्स्ट प्रशस्ति आ गई रणकपुर, रणकपुर प्रशस्ति। अब देखो ये जो रणकपुर प्रशस्ति है ये कब की है? तो ये है 1439 की। कहां से प्राप्त हुई है? तो रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर कहां पड़ता है? रणकपुर जैन मंदिर ये पड़ता है पाली में। और ये जो रणकपुर जैन मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था धरणक शाह के द्वारा, धरणक शाह के द्वारा। और इसी रणकपुर जैन मंदिर से ये जो प्रशस्ति है ये प्राप्त हुई है, प्रशंसा की गई है, प्रशस्ति है। ठीक है, और अगर बात की जाए तो इसकी रचना, इसकी रचना जो है वो की गई है देपाक के द्वारा। भाषा की बात की जाए तो भाषा है संस्कृत। लिपि की बात की जाए
तो लिपि है नागरी लिपि। और देखो अगर इसकी बात की जाए तो यहां से क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, कि यहां से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो जानकारियों में नंबर फर्स्ट आप ध्यान रख लेना कि गुहिल वंश की जानकारी प्राप्त होती है और ढर्णक शाह के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। तो गुहिल राजवंश प्लस धरणक शाह के वंश की जानकारी मिलती है। और अगर बात की जाए तो यहां से बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है, अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये लाइन इंपॉर्टेंट कर लेना भाई कि किस शिलालेख में बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। तो रणकपुर प्रशस्ति के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखनी है कि गुहिल को, राजा गुहिल जो मेवाड़ वंश का संस्थापक है, गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, जो कि क्या है, गलत जानकारी है। ये गलत जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है। और अगर बात की जाए तो एक नाणक शब्द का प्रयोग हुआ है, नाणक शब्द का उल्लेख मुद्रा हेतु किया गया है, मुद्रा हेतु किया गया है। ये जो नाणक शब्द है इसका जो उल्लेख है वो मुद्रा के लिए किया गया है। और जो महाराणा कुंभा है, ठीक है, महाराणा कुंभा को दान रक्षक, प्रदा रक्षक और न्यायप्रिय शासक बताया गया है, ठीक है। तो कुंभा को न्यायप्रिय, प्रजा रक्षक, ठीक है, और धर्म रक्षक शासक कहा गया है, धर्म रक्षक शासक बताया गया है, ठीक है। तो ये मेन बात हो गई रणकपुर प्रशस्ति से रिलेटेड। रणकपुर प्रशस्ति के बाद में नेक्स्ट जो आ रही है वो आ रही है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है, जैन धर्म से रिलेटेड, ठीक है। और ये जो कीर्ति स्तंभ है इसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये दोनों अलग है, ये दोनों स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। एक का नाम जैन कीर्ति स्तंभ है, एक का नाम केवल कीर्ति स्तंभ है, या विजय स्तंभ भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट जो है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। तो नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब की है साहब? तो ये है 4 दिसंबर 1460 की। कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुई है, ठीक है। अब देखो ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसके अंदर एक ऐसे विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, ठीक है। अब ये जो इमारत है ये 9 मंजिला इमारत है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी के यहां पर नीचे की तरफ ये जो प्रशस्ति है ये प्राप्त हुई है, ठीक है। अब ये जो कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ है, इसको मैं कला संस्कृति में ढंग से पढ़ाऊंगा और वैसे मैं इसको कुंभा के अंदर आपको बहुत अच्छी तरह से करवा चुका हूं, ठीक है। जेता, नापा, पुंजा, भूमा, इसके शिल्पकार थे, ये सब जानकारियां मैं आपको लिखा चुका हूं। यहां पर हम केवल इस प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग से प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ से ये प्राप्त हुई है। अगर बात करें इसकी भाषा, तो इसकी भाषा है संस्कृत। रचना, इसकी रचना किसने की है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की गई है अत्रि तथा इसका पुत्र है महेश। तो अत्रि और महेश के द्वारा इसकी रचना की गई। अत्रि रचना कर रहा था, मर गया, तो उसके पुत्र महेश ने इसको पूरा किया, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी
रचना की। अब हम बात करते हैं कि इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो इससे हमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के काल की जानकारी मिलती है। इससे हमें कुंभा की उपाधियों की, कुंभा की जो रचनाएं हैं उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम इसमें जानकारी, इससे हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो बप्पा रावल से लेकर कुंभा तक के इतिहास का वर्णन है। कुंभा तक के इतिहास का वर्णन है। और हमें क्या जानकारी मिल रही है, तो और हमें कुंभा के उपाधियों की जानकारी मिल रही है। कुंभा की उपाधियों की जानकारी मिल रही है। ठीक है, जैसे कुंभा को क्या क्या उपाधि थी, हाल गुरु, छाप गुरु, राजगुरु, राणा रासो, ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य। ठीक है, और क्या जानकारी मिलती है यहां से, तो कुंभा की उपाधियों की जानकारी, हाल गुरु पहाड़ी दुर्गों का निर्माता होने के कारण हाल गुरु की उपाधि मिली। छाप गुरु छापामार पद्धति में निपुण होने के कारण छाप गुरु की उपाधि। राजगुरु राजनीति में दक्ष होने के कारण राजगुरु की उपाधि। राणा रासो का मतलब हो गया कि विद्वानों को आश्रय देने वाला। ठीक है, अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि इसने धारण करी। हिंदू सुरतान। ठीक है, तो इन सब उपाधियों का जो उल्लेख है वो कहां किया गया है, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किया गया है। और क्या बात है इससे, तो और हमें जानकारी प्राप्त होती है कुंभा की रचनाओं का उल्लेख। कुंभा की रचनाओं का उल्लेख। कुंभा की क्या क्या रचनाएं हैं, तो कुंभा की रचनाएं हैं चंडी शतक, संगीत राज और गीत गोविंद पर टीका लिखा है इसमें। तो इसकी भी हमें जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है, इसकी भी जानकारी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से प्राप्त हो रही है। और ये जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है ये कब की है, 4 दिसंबर 1460 की है, याद रखना है। तो कुंभा की रचनाओं का उल्लेख भी हमें कहां से मिल रहा है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से ही प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा कुंभा के द्वारा बनाए गए महलों का भी और कुंभा के द्वारा बनाए गए तालाबों का और मंदिरों का उल्लेख भी हमें यहां से प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर नेक्स्ट बात की जाए नंबर 4 पे, तो नंबर 4 हो जाएगा कुंभा द्वारा बनाए तालाबों व मंदिरों का उल्लेख। ठीक है, अब कुंभा ने एक तो वराह मंदिर बनवाया, एक कुंभ स्वामी मंदिर बनवाया। ठीक है, तो कुंभा द्वारा बनाए गए कुंभ स्वामी मंदिर की जो तुलना है वो कैलाश पर्वत से की गई है। ठीक है, तो यहां भी लिख देते हैं कि कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर जो है इसने 2 जगह बनवाए हैं, एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग में बनवाया है और एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनाया है। तो कुंभा द्वारा निर्मित कुंभ स्वामी मंदिर की तुलना कैलाश पर्वत या सुमेरु पर्वत से की गई है। कैलाश पर्वत या सुमेरु पर्वत से की गई है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रख लेना। और लास्ट जो जानकारी हमें मिल रही है इंपॉर्टेंट, वो आपको ध्यान रखना है कि विजय स्तंभ के निर्माण की जानकारी मिलती है। विजय स्तंभ अभी हमने पढ़ा था जो 9 मंजिला वाला है, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माण की जानकारी, कि विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ के निर्माण की जानकारी मिल रही है। अब ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है इसका जो निर्माण है वो 1440 से लेकर 1448 के बीच में हुआ है। 8 साल में इसका निर्माण हुआ है। जेता नापा पुंजा भोमा
इसके शिल्पकार है। ये मैं कला संस्कृति में बहुत अच्छे से आपको जैन कीर्ति स्तंभ और ये जो क्या नाम है कीर्ति स्तंभ है इन सबको कवर करवा दूंगा, टेंशन फ्री रहना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका निर्माण किया गया। अब ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण क्यों किया गया, तो 1437 में सारंगपुर का युद्ध जीतने के उपलक्ष्य में इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया गया है। मेवाड़ का जो गोहिल वंश है उसके अंदर जाकर कुंभा में देख लेना, एकदम अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। यहां पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक जाएगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मेन जानकारी हो गई कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बाद में कुंभलगढ़ शिलालेख कहां पर है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। कब का है, तो ये भी 1460 का ही है। तो नेक्स्ट जो है वो आ गया हमारे अभिलेख, जिसका नाम है कुंभलगढ़ शिलालेख। कुंभलगढ़ शिलालेख कब का है, तो ये है 1460 का। कहां से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग से। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग से प्राप्त हुआ है, राजसमंद से। और अगर बात की जाए संस्थापक, इसका संस्थापक कौन है, तो इसका संस्थापक है कुंभा, महाराणा कुंभा। 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण है, 5 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण। ठीक है, ये जो लेख है या जो शिलालेख है ये 5 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण है। और यहां से जानकारी मिलती है, उसमें एक ही जानकारी आपके काम की है, और वो जानकारी ये है कि बप्पा रावल या काल भोज के संन्यास लेने का उल्लेख, संन्यास लेने का उल्लेख, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बप्पा रावल या काल भोज के संन्यास लेने का उल्लेख हमें किस शिलालेख से प्राप्त हो रहा है, तो कुंभलगढ़ शिलालेख से हमें प्राप्त हो रहा है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रायसिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति, तो ये प्रशस्ति जो है ये है 1594 की, और कहां से प्राप्त हो रही है, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर से। तो नेक्स्ट हो गई रायसिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति। ठीक है, रायगढ़ या रायसिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति कब की है, तो ये है साहब 1594 की। ठीक है, कहां से प्राप्त हुई है, तो ये प्राप्त हुई है जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर से प्राप्त हुई है। ठीक है, ये देखो जो जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर का, अभी इस जूनागढ़ दुर्ग में 2 दरवाजे हैं। इस जूनागढ़ दुर्ग में कितने, 2 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम है सूरज पोल, और ये जो दूसरा दरवाजा है इस दूसरे दरवाजे का नाम है कर्णपोल। ये जो दूसरा दरवाजा है इसका नाम क्या हो गया, कर्णपोल। और इस दूसरे दरवाजे के पास में ही ये जो रायसिंह या जूनागढ़ प्रशस्ति है ये लिखी गई है। अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है संस्कृत, और रचना, इसकी रचना किसने करी है, तो जैन मुनि जयिता के द्वारा। जैन मुनि जयिता, जैन मुनि जयिता के द्वारा इसकी रचना की गई है। तो कहां पर है ये, कर्णपोल के पास में है। और यही जो कर्णपोल है ना, यहीं पर आपको जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां मिलेगी। गजारूढ़ मूर्तियों का मतलब हाथी पर बैठी हुई मूर्तियां। जयमल और फत्ता की जो मूर्तियां हैं वो आगरा के दुर्ग में भी मिलती है। और ये क्वेश्चन आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जयमल और फत्ता की जो गजारूढ़ मूर्तियां हैं वो 2 जगह है, एक तो आमेर में है, एक तो आगरा में है। आगरा में जो स्थापना कराई गई है वो अकबर के द्वारा करवाई गई। ठीक है, और एक कहां पर आपको मिलती है, बीकानेर में मिलती है। तो जयमल और फत्ता की आप याद रखना गजारूढ़ मूर्तियां। ठीक है, और अगर देखो इसमें बात की जाए तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है, तो बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी मिलती है। बीकानेर के राठौड़ वंश की जानकारी, और हमें बीकानेर शासक राय सिंह की जानकारी मिलती है। इसमें
राय सिंह को दानवीर तथा न्यायप्रिय बताया गया है। दानवीर तथा न्यायप्रिय बताया गया है। और अगर बात की जाए तो राय सिंह की विजयों का उल्लेख है। राय सिंह के गुजरात, काबुल और कंधार अभियान का उल्लेख है। तो ये मेन बातें हो गई हमारी राय सिंह प्रशस्ति या जूनागढ़ प्रशस्ति से रिलेटेड। नेक्स्ट जो शिलालेख है वो है आमेर का शिलालेख, जो है ये 1612 का है। आमेर दुर्ग जयपुर के अंदर स्थापित किया गया है। तो नेक्स्ट जो है वो है आमेर दुर्ग शिलालेख। आमेर दुर्ग शिलालेख। आमेर दुर्ग शिलालेख जो है ये कब का है? तो आमेर दुर्ग शिलालेख है 1612 ईस्वी का। कहां से प्राप्त हुआ है? तो आमेर दुर्ग जयपुर। ठीक है। और देखो अगर इसकी बात की जाए तो इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो आमेर के कछवाहा वंश की जानकारी, आमेर के कछवाहा वंश की जानकारी। ठीक है। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज है तो कछवाहा कहलाए हैं। ठीक है। और क्या बात कही गई है? तो इसमें कछवाहा शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। रघुकुल तिलक कहा गया है। ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह यानी कि मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट को भगवान दास का पुत्र बताया गया है। और अगर बात करें तो इसमें जहांगीर की प्रशंसा की गई है। जहांगीर की प्रशंसा की गई है। और एक याद रख लेना, निजाम शब्द का प्रयोग, निजाम शब्द का प्रयोग किया गया है। निजाम शब्द का जो प्रयोग है वो प्रांतीय विभाग के लिए किया गया है, प्रांतीय विभाग हेतु। ठीक है। जो निजाम शब्द का प्रयोग है वो प्रांतीय विभाग के लिए किया गया है। नेक्स्ट जो शिलालेख है उसका नाम है जगन्नाथ प्रशस्ति। नेक्स्ट शिलालेख का नाम क्या हो गया? जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति। ठीक है। कब की है? तो यह है 1652 की। कहां से प्राप्त हुई है? कहां से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है जगत मंदिर, या इसी को कहा जाता है सपनों में बना मंदिर। ठीक है। कहां पड़ता है साहब? तो ये मंदिर पड़ता है उदयपुर के अंदर। ठीक है। और इसी को ही जगदीश मंदिर भी कहा जाता है। जगदीश मंदिर कहां पड़ रहा है? उदयपुर में। तो ये यहीं से प्राप्त हुआ है। ठीक है। ये जो मंदिर है जगत मंदिर या सपनों में बना मंदिर, जगदीश मंदिर, इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा। और ये जगत सिंह फर्स्ट कौन है? जगत सिंह फर्स्ट जो है ये मेवाड़ का शासक है। ठीक है। तो इस जगन्नाथ प्रशस्ति की जो स्थापना है वो भी किसके द्वारा? जगत सिंह फर्स्ट के द्वारा कराई गई है। जगन्नाथ प्रशस्ति की अगर भाषा की बात की जाए तो इसकी भाषा है संस्कृत। इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो जगत सिंह फर्स्ट के युद्धों और दानों की जानकारी मिलती है और हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रख लेना। इसका संस्थापक, तो संस्थापक कौन होगा? जो इस जगत मंदिर का संस्थापक है यानी कि जगत सिंह फर्स्ट। इसका संस्थापक हो गया जगत सिंह फर्स्ट। और अगर बात की जाए इसकी रचना,
इसकी रचना किसने करी है? जगन्नाथ प्रशस्ति की तो रचना करी है कृष्ण भट्ट ने। ठीक है, इसकी जो रचना है वो किसके द्वारा की गई है? कृष्ण भट्ट के द्वारा की गई है। अब ये जो जगन्नाथ प्रशस्ति है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? जगन्नाथ प्रशस्ति से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है? तो जानकारी की बात करें तो नंबर फर्स्ट जानकारी हो जाएगी जगत सिंह फर्स्ट के युद्धों तथा दानों का वर्णन। और अगर बात की जाए तो सेकंड नंबर ध्यान रख लेना, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन। ठीक है, तो ये मेन बातें हो गई जगन्नाथ प्रशस्ति से रिलेटेड। तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की जो अभिलेख और प्रशस्तियां हैं उनको हम कवर करेंगे। आपको आज जितना करवाया है, जितना अभी तक करवा दिया गया है, इसी को याद करिए, इससे बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा कंफ्यूज मत होइए। 10 किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को 10 बार पढ़िए, वो आपके ऊपर ज्यादा इफेक्ट करेगी। विश्वास रखिए, नोट्स को पढ़ते रहिए और अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ओके जी, बाय बाय।